हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक के बारे में। आज का जो वीडियो है वो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज है संख्या पद्धति और 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। तो जो दोनों एक्सरसाइजेस हैं उन दोनों के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो है नंबर्स यानी कि संख्याएं। तो आज हम इन्हीं संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, ये 9th और 10th दोनों क्लासेस जो है दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी हम संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो है इनकी शुरुआत होती है 1 से, यानी कि 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? n से। n इसे एक सेट एक समुच्चय कहा गया है। इसकी शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4 से लेकर के ये संख्याएं जाती हैं अनंत तक। इन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स और इसे हम प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है, इसके बाद में जो ये प्राकृत संख्याएं हैं 1 से लेके अनंत तक की, अगर हम इसमें 0 को शामिल कर देते हैं तो यही संख्याएं बन जाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनकी शुरुआत होती है कहाँ से? जिनकी शुरुआत होती है 0 से। मतलब ये जो सारी संख्याएं हैं ये तो उसमें होंगी ही होंगी, इसके साथ ही इसमें एक संख्या अलग से जुड़ी होगी और वो कौन सी होगी? 0। तो इसकी शुरुआत होती है 0 मतलब 0 से 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत। इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? W से, होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हुई प्राकृत संख्या। उसके बाद में आ गई पूर्ण संख्या। हम एक बार इसका साइड में इसका डायग्राम के रूप में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा जो ग्रुप होता है, सेट होता है, वो होता है किसका? प्राकृत संख्याओं का। अब इसमें क्या शामिल हो गया? 0। इसमें 0 शामिल होते ही ये क्या बन गया? ये बन गया W का सेट या W का ग्रुप। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इन संख्याओं के अलावा और कौन सी संख्याएं हैं जो इसमें शामिल हो सकती हैं? तो इसमें ये सारी जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी संख्याएं हैं धनात्मक संख्याएं, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जो संख्याएं हैं इसके अलावा जो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जैसे कि -1 है, -2, -3, -4। तो जब इन संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं तो यही जो होल नंबर्स का सेट है ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो इसके बाद में जो अगला सेट आता है वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, और इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स जो है इनमें 0 तो होता ही होता है, ठीक है, बीच में 0। इसके बाद 1, 2, 3 से लेकर के जितनी भी धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं हैं वो सारी की सारी आती हैं। इसके साथ ही जो ऋणात्मक संख्याएं हैं जैसे -1, -2, -3 इससे लेकर के अनंत, मतलब जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो इसमें आ गई, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो इसमें आ गई। इसके साथ ही इसमें और क्या आ गया? 0।
तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये मिल करके क्या बनाती है, पूर्णांक संख्याएं। इसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं पूरी पूरी संख्याएं। पूरी पूरी जो संख्याएं होती हैं, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो जीरो हो, तो वो संख्याएं किस तरह की संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। तो ये जो गोला है ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, आई से। इसे हम आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। तो जेड और आई, इन दो अल्फाबेट से हम इन संख्याओं के सेट को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है ये और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसमें अब ये z है, इसमें w वाला सेट भी शामिल है और इसमें नेचुरल नंबर्स जो है n, उसका सेट भी शामिल है। ठीक है, अब ये तीन तरह की संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई और पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब इनके अलावा और कौन सी संख्याएं ऐसी है जो बच जाती हैं, तो उसमें हमारे पास में बात आती है बटे वाली जो संख्याएं होती है। बटे वाली संख्याओं से मतलब जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जाती हूँ, जो संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती हूँ, इस तरह की संख्याएं बच जाती हैं। तो आगे हम बात करें तो वो नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या जो है इसकी डेफिनेशन तो आपने हो सकता है पढ़ी हो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो, p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पे q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स देखें, तो जैसे 2/5 है, तो ये क्या हुई है, ये परिमेय संख्या ही हुई। इसके अलावा जैसे मान लीजिए माइनस के 3/7 है, तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 5, क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो ये जो 5 है इसके भी आप बटा में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये 5/1 होगी। तो ये जो संख्या है ये भी किस तरह की संख्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। इसका इंग्लिश में जो नाम है वो है रैशनल नंबर। ठीक है, और इसका जो सेट होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं Q से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यही जो सेट है ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसमें साथ में ये जो बटे वाली संख्याएं हैं ये भी सारी सम्मिलित हो जाती है। जैसे कि ये तो पहले से ही था 0, 1, 2, 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, और इधर है -1, -2, -3, इससे लेकर के माइनस इन्फिनिटी या माइनस अनंत। ये सारी संख्याएं पहले से शामिल थी। अब ये जो संख्याएं हैं 2/5 है, जैसे अब 2/5 है, ये संख्या कहाँ जाएगी, तो उसके लिए आपको पहले इसका दशमलव रूप देखना पड़ेगा। तो जैसे ये जाएगी 0.4, 2/5 का मतलब क्या है यहाँ पे 0.4, तो ये संख्या जाएगी 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे आ गई ये संख्या 2/5। इसी तरह से माइनस का 3/7, ये संख्या कहाँ पे लिखी जाएगी, तो इसके लिए 3 में आप 7 का भाग दे लीजिए, 7 चौक पॉइंट लगाया, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये माइनस की संख्या थी, तो ये माइनस का 0.4, तो ये संख्या जाएगी इधर माइनस का 3/7। तो इस तरह से जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनके बीच में बहुत सारी ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में भी खूब सारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो जब भी परिमेय संख्या की डेफिनेशन की परिभाषा की बात आए तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज कही गई है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे देख लीजिए 5 है, अगर 5 है इसके अपॉन में 0 है, अब 5 में 0 का भाग कभी भी नहीं जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ भी सकते हैं इसको इससे। अब 0 है, 0 का 5 में भाग दें तो 0 का 0 में भाग 5 में भाग जाएगा 0 टाइम्स, तो वहाँ पे 0 आएगा, फिर 5 बच गया, फिर दोबारा आप इसका भाग देंगे, 0 का 5 में कितनी बार भाग जाएगा तो वापस से क्या आएगा, 0 बार जाएगा, 0 0 0 होता है, तो 5। ऐसे करते करते चीजें आगे तक बढ़ती जाएगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई मान प्राप्त होगा।
तो इसलिए इसे हम बोल देते हैं अनिर्धारित रूप, मतलब अनंत। इसे हम अनंत से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हों जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q का मान 0 होते ही संख्या कहाँ चली जाएगी? अनंत में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये लिखा जाता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन हुई उसके हिसाब से हमने ये एक सेट बना दिया और इसका क्या नाम दिया? q। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? q से करते हैं। तो 4 तरह की संख्याएं हो गई अभी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। और ये जो सेट है, ये सेट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 5वीं तरह की जो संख्याएं हैं वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। ठीक है। तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन। इसके अलावा इसकी 2 डेफिनेशंस और होती हैं। वे संख्याएं जो अगर दशमलव इनका प्रसार देखें तो इनका जो दशमलव प्रसार है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होना चाहिए। ये क्या होता है? ये 9th क्लास के जो बच्चे हैं और 10th क्लास वाले भी जो हैं उनके ये आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये आएगा। तो दशमलव प्रसार जब अशांत अनावर्ती होता है उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल देखना हो, जैसे कोई संख्या है अशांत। अशांत का मतलब होता है तो रुके नहीं, आगे से आगे बढ़ती जाए। जैसे 0.3, 4, 5, 7, 1, 2 ऐसे करते करते आगे तक बढ़ती जाए। और अनावर्ती का मतलब है यहाँ पे वो बार बार रिपीट नहीं हो। ठीक है। तो एक ये भी डेफिनेशन होती है। और एक हम इसकी एक डेफिनेशन और देते हैं कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकालना संभव नहीं हो। जिनका वर्गमूल निकालना संभव नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो ये हुई अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो इनमें शामिल नहीं होती है, अलग से होती है। तो ये जैसे मैंने अलग से एक सेट बना लिया, ये हो गया अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है। इसके बाद में आगे आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के, परिमेय प्लस अपरिमेय मतलब रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स, ये दोनों मिलकर के और क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी, वो सारी संख्याएं जो है वो किस में शामिल होती है? वास्तविक संख्याओं में। चित्र के हिसाब से देखें तो ये आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा सेट जो है ये किसका सेट हो गया? ये सेट हो गया R, मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स में देखिए आप, प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो गई, पूर्ण संख्याएं भी शामिल हो गई, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी शामिल हो गई। क्यों? मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो भी सारी इसमें शामिल हो गई और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी सारी इसमें शामिल हो गई। अपरिमेय संख्याओं में जैसे √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती है।
तो ये सारी संख्याएं मिला करके और उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हुई इतनी बात। अब साथ में हम कुछ और संख्याओं की भी बात कर लेते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम में आती है। जैसे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक तथा खुद के अलावा और किसी संख्या से जो विभाजित हो जाती हो, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। मतलब कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित, मतलब डिवाइड होती हो, विभाजित होती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है। अब ये 3 है तो ये 3 किस किस से विभाजित होती है? विभाजित मतलब किस किस के पाड़े में आती है? तो ये 1 के में तो आती है, 3 के में आती है। इसके अलावा ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है, ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें ये संख्या आती हो, तो इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम बात करें 4 की, 4, अब ये 4 जो है ये 1 के पाड़े में आता है, ये 2 के पाड़े में आता है और ये 4 के पाड़े में भी आता है। तो इसका मतलब 1 को और खुद को छोड़ दे तो ऐसा कौन सा है? 2 का पाड़ा है, 2 की टेबल है जिसमें ये 4 आता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या हुई ये किस तरह की संख्या हुई? ये संख्या हो गई भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसमें एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी वो भाग जाता हो, किसी दूसरी संख्या के पाड़े में वो संख्या आती हो, तो उसे तो हम बोलते हैं भाज्य संख्या। फिर एक बात आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे है 2 है, अब 2 1 के पाड़े में आता है और 2 के पाड़े में आता है, इसके अलावा और किसी के पाड़े में 2 नहीं आता। बात करें हम 3 की, 3 1 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है। बात करें हम 4 की, 4 1 के पाड़े में आता है, 4 के में आता है, साथ में 2 के पाड़े में आता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये अभाज्य संख्या हुई और ये भी क्या हुई? भाज्य संख्या। इसके अलावा 5 की बात करें, 5 1 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आता है, इसका मतलब ये क्या हुई? अभाज्य संख्या। 6 की बात करें तो 1 6 के पाड़े में तो आता ही है, इसके अलावा 2 के में भी आता है, 3 के में आता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या जो है वो कौन कौन सी हुई? 2 हुई, 3 हुई और 5 हुई। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको आप नोट डाल के भी नोट लिख सकते हैं। तो जो 1 होती है वो 1 इन अभाज्य संख्याओं में शामिल नहीं होती है। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और 1 ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो 1 इसमें शामिल नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2। अभाज्य संख्या हुई 2 हुई, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो ये सारी की सारी किस तरह की संख्याएं होगी? अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, अब आगे एक लास्ट जो बिंदु है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है सह अभाज्य संख्याएं। आगे है सह अभाज्य
संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी दो संख्याएं जिनमें आपस में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जैसे कि 3 व 5। अब देखिए 3 और 5, इनमें एक के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों में क्या हो? कॉमन हो। अगर हम बात करें 4 और 6 की, तो देखिए यहाँ पे 4 है, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, और 6 इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। यहाँ पे देखिए 2 जो है ये इन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब 4 और जो 6 है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, और 3 और जो 5 है ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये बात हुई सहअभाज्य संख्याओं की। अब 9th का जो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें एक चीज और अलग से दे रखी है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम 9th क्लास के अंदर आगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और 10th क्लास जो है उसमें हमने जो वास्तविक संख्याएं देखी है उसी का पूरा एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज दे रखी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो एक लास्ट बिंदु बचा है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वो जो बिंदु है वो है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं? तो जो भी परिमेय संख्या आपको दे रखी होगी, जैसे 2/5 दे रखी है, ठीक है, तो इसको समान संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो इसकी तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 2/5 है, ये हमारी वास्तविक परिमेय संख्या है। अब 2/5 है, इसको जैसे 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, 2/5 है, इसको हमने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, फिर 2/5 है, इसको हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। तो यहाँ हमें मिला 4/10, यहाँ हमें मिला 6/15, यहाँ हमें मिला 8/20। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्याएं हुई, ये सारी संख्याएं इस संख्या की क्या हुई? तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो परिमेय संख्याओं का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है।